दादाजी मंदिर निर्माण को लेकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंदिर निर्माण को लेकर जिला प्रशासन और समितियों में सहमति बनी। इसके साथ ही जो आर्किटेक्ट के द्वारा सर्वे किया गया था उस पर अमल करते हुए दादाजी मंदिर निर्माण कार्य को आगे गति देने की दिशा में सहमति बनी है। जिला कलेक्टर ने कहा कि जो पुरानी बैठक हुई थी उसमें तय हुआ था कि टीम काम करेगी, जिसमें 4 आर्किटेक्ट रहेंगे और वह चारों आर्किटेक्ट आज के दिन यानी 27 और 28 तारीख को विजिट करेंगे। ठीक वैसा ही विजिट किया गया। सभी की सहमति से ड्राइंग एलिवेशन को फाइनल करेंगे और उसके हिसाब से आगे काम किया जाएगा। जैसा कि जो पुरानी बैठक हुई थी उसमें तय हुआ था कि एक टीम बन रही है जिसमें 4 आर्किटेक्ट रहेंगे और वो चारों आर्किटेक्ट आज के दिन 27 और 28 में मंदिर का फिजिकली विजिट करेंगे। जो पुराने सारे डिज़ाइन ड्राइंग बनी हुई हैं उसको देखेंगे और जो बेस्ट डिज़ाइन होगी, जो बहुत लंबे समय तक ड्यूरेबल रहे, ताकि भक्तों की जो इससे आस्था जुड़ी हुई उसके साथ न्याय हो सके। तो उसी क्रम में जो अपनी 4 लोगों की आर्किटेक्ट की टीम थी उसके द्वारा कल दोपहर से लेकर आज दोपहर तक मंदिर को अलग अलग एंगल से देखा गया, सर्वे कराया गया और यह बैठक में तय हुआ कि जो सर्वे हुआ है उसके आधार पे अब काफ़ी बिंदुओं पे सहमति बन चुकी है कि दादाजी का, बड़े दादाजी का जो समाधि है उसको सेंटर में रखते हुए एक बार उस सर्वे को जो पुरानी डिज़ाइन पे सुपर इम्पोज करते हुए एक फ्रेश डिज़ाइन बनेगी, ड्राइंग बनेगी, उसका एलिवेशन तय होगा, प्लान तय होगा और इसको करने के लिए कम से कम उन लोगों को 10 से 15 दिन का समय और लगेगा। तो वो सब लोग मिलकर 15 दिन के भीतर उस प्लान, ड्राइंग, एलिवेशन को फाइनल करेंगे और उसके हिसाब से कौन सा मटेरियल, क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहेगी, क्या कॉस्टिंग आएगी, वो आगामी 15 दिनों के बाद उसको बैठक में रखे। फिर हम लोग की बात नहीं है, जो भी उन्होंने अभी सर्वे किया है उसको जो भी सुपर इम्पोज करके वो फाइनल करेंगे प्लान, उसके आधार पर जो डिज़ाइन होगी उस पर सभी लोग सहमत हैं। आया कि जो जिस अभी इस डिज़ाइन, इस जो आज पिछले कल दोपहर से लेकर आज दोपहर तक का सर्वे है उसके आधार पर जो नया प्लान, ड्राइंग और एलिवेशन बनेगा वो तय होगा। उसके लिए जो सबसे बेस्ट होगा वो लगाया जाएगा। सर, इस जो भी निर्णय होगा उसको छोटे सरकार और ट्रस्ट मान्य करेगा? भाई जब ये बैठक हो रही है तो उसमें सभी पक्ष के लोग हैं और सभी लोग हैं और अब सभी एक ही उस पर आ चुके हैं और ऐसा कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर मतभेद नहीं है। किसी भी पॉइंट को लेकर कोई कंट्रोवर्सी अभी बिल्कुल यही आखिरी में सर्वसम्मति से यही तय किया गया है कि आज कल दोपहर से लेकर आज दोपहर तक जो भी अपने सर्वे और जो हुए हैं उसको हम 10-15 दिन में बैठ कर पूरी शीट पे बनाएंगे, 3D ड्राइंग भी बनाएंगे और अलग अलग मटेरियल के साथ उसका करके प्लान करके प्रस्तुत करेंगे। हाँ, वो चर्चा में चारों लोग शामिल रहेंगे, लेकिन एक्टिवली जो अपने अहमदाबाद के जो 2 आर्किटेक्ट हैं उनका एक्टिव रोल रहेगा और बाकी 2 लोग भी बीसी से जुड़कर वो करेंगे। वहीं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि यह शहर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथ ही जो लंबी बैठक चली उसमें एक बड़ी डिस्कशन हुई जिसके तहत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और जो आर्किटेक्ट की टीम ने सर्वे किया उसके आधार पर 15 दिन में नया डिजाइन जो बनेगा उसके आधार पर आगे कार्य किया जाएगा। दादाजी के भक्तों को के लिए अच्छी खबर है कि जो लंबी बैठक चली है इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ उसमें डिस्कशन हुआ है और कहीं न कहीं हम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। जो आर्किटेक्ट लोगों की जो टीम आई थी उस टीम ने 2 दिन में सर्वे किया है और उसके लिए अब डिज़ाइन बनने का काम भी आगे बढ़ा है। 15 दिन का समय दिया है, संभवतः 12-13 तारीख को दोनों आर्किटेक्ट बैठेंगे और उस डायरेक्ट डिज़ाइन को भी किस तरह से फाइनल कर सकते हैं उस फाइनल की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय आज देखिए सारे आर्किटेक्ट लोगों ने बैठकर उस पर भी डिस्कस किया है और अब जो क्योंकि सर्वे हुआ है, अभी सर्वे करने के बाद में अब आगे जो 15 दिन के बाद में जो डिज़ाइन तैयार होना है, जो मॉडल किस तरह से होगा, वो कितने खंबे का होगा, क्या होगा, ये भी उस बैठक में तय होगा। पत्थर को लेकर सामंजस्य नहीं बना था, क्या बन जाएगा? क्या निर्णय हुआ उसमें? सामंजस्य बन जाएगा। सामंजस्य बनने की स्थिति में इसलिए इतनी डिस्कशन हुआ है और उम्मीद करो कि बहुत जल्दी ही बहुत कुछ अच्छा आज कुछ तय हुआ हो ना कौन सा पत्थर का और सर्वे करके किस तरह से बड़े दादाजी का स्थान कहाँ, उसका मॉडल क्या होना चाहिए, छोटे दादाजी का क्या होना चाहिए और नर्मदा बाई का क्या होना चाहिए, इस तरीके की उन्होंने चर्चा की है और उसी में से कुछ निकल कर आया है कि उसके लिए अब जो है फाइनल के लिए 15 दिन के बाद में बैठेंगे और एकदम से आप सोचो कि आज ही कोई निर्णय हो जाए तो वो भी संभव नहीं। क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ खंडवा के मीडिया प्रभारी ललित भद्रावले द्वारा बताया गया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के 14 दिन मध्य प्रदेश में लागू संविदा नीति जो युवाओं के एवं उनके परिवार की शोषण की नीति है,
जिससे हजारों युवाओं का परिवार पीड़ित और शोषित हो रहा है। उस संविदा शोषण नीति की आज अर्थी निकालकर शासन प्रशासन को अवगत कराया गया कि यह समाज के लिए नीति कल्याणकारी नहीं है, जिससे प्रतिभावान युवाओं का केवल शोषण होता है, जो अपनी पूरी मेहनत और लगन से कार्य करते हैं, मगर बदले में उनको केवल मृत्यु प्राप्त होती है। इस मृत्यु तुल्य संविदा शोषण नीति को बंद करने का आह्वान कर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित किया जाए, जिससे समाज के प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं का शोषण बंद हो सके। बुरहानपुर जिले में कलेक्टर के निर्देश पर अवैध रेत उत्खनन को लेकर खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को भी इसी तरह कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग ने ताप्ती नदी से 2 ट्राली रेत जब्त की। खनिज विभाग को सूचना मिली थी कि ताप्ती नदी में बड़ी मात्रा में रेत उत्खनन किया जा रहा है, जिस पर खनिज अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। खननकर्ताओं द्वारा ताप्ती नदी से डोंगे से रेत निकालकर भारी मात्रा में स्टॉक कर लिया गया था। खनिज अधिकारी गोविंद पाल द्वारा रेत जब्ती की कार्रवाई की जा रही थी, तभी वहां मौजूद कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसके बाद खनिज अधिकारी ने 2 ट्राली रेत जब्त कर 7 से 8 ट्राली रेत को मिट्टी में मिला दिया। बता दें कि जिले में रेत का ठेका हो चुका है। यह ठेका पांचाली इंफ्रा कंपनी को दिया गया है। फिलहाल रेत ठेका कंपनी को रेत निकालने की अनुमति नहीं मिली है। खंडवा के नवकार नगर में दिन में हुई चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। बता दें कि घटना की सूचना पर थाना जितेंद्र पिता होसीलाल एवं सुनील पिता बंसीराम के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोपी के द्वारा पद्मनगर में 2 अपराध दर्ज किया गया। जिले में लगातार हो रही चोरियों की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री विवेक सिंह के द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया था। वहीं पुलिस टीम व मुखबिर घटना के बाद से लगातार सक्रिय रहे तथा गोलू पिता लालचंद विश्वकर्मा निवासी जैसे नगर थाना जसरी नगर जिला सागर हाल गोरी नगर इंदौर को पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपी पूर्व में जिला इंदौर भोपाल रीवा में भी चोरी मारपीट अवैध शराब की बिक्री आदि के 9 अपराध में शामिल था। शहर में बढ़ते हुए चोरी के जो अपराध हो रहे थे, इसमें पुराने कुछ अपराध है जिसमें अप्रैल और मई के माह में थाना कोतवाली और पद्मनगर में कुछ चोरियां हुई थी, जो दिन दहाड़े चोरियां हुई थी। इसमें एक आरोपी गोलू पिता लालचंद निवासी इंदौर, इसको गिरफ्तार किया है। इसने अभी तक पूछताछ में शहर में 4 चोरियां, 2 थाना कोतवाली क्षेत्र की, 2 थाना पद्मनगर क्षेत्र की कबूल की है। इसके पास से चोरी में गया माल मशरू का सोने चांदी के जेवर साथ ही साथ नकदी बरामद किया है। आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा और साथ ही उसका PR लिया जाएगा, ताकि शहर में जो चोरियां और हुई है उसके बारे में विस्तृत पूछताछ की जा सके। सर किस तरह से चोरी करता था, क्या टेक्निक है? यह जो आरोपी है ये मूल रूप से सागर का रहने वाला है, पर अभी इंदौर में रह रहा है। ये प्लम्बर का काम करता है और ये इंदौर से आकर अकेले ही इंदौर से आता था और अपनी बाइक से जहाँ सूने मकान दिखते थे, जहाँ ताला लगा हुआ है, उनको अपना निशाना बनाता था और वारदात करके सेम डे ही इंदौर लौट जाता था। जो आरोपी है ये आतन अपराधी है। इस पर पूर्व के 9 आपराधिक मामले पंजीबद्ध है, जो भोपाल, रीवा, इंदौर और सागर, इसके अलावा अन्य जिलों में इसका आपराधिक रिकॉर्ड है। क्या किसी गैंग से जुड़ा हुआ है सर चोर वाला? अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई, पूछताछ हुई, वह अकेला ही वारदात करता था और अकेला ही इंदौर से आता था। इसके घर वालों को भी पता नहीं था कि चोरी की घटनाएं कर रहा है। ये घर पता करता था किसी काम से जा रहा, प्लम्बर के काम से, और आकर ये वारदातों को अंजाम देता था। सर मशरूम का जो जब्त हुआ से घर से हुआ, तो घर वालों को पता नहीं था कि माल कहाँ का है? अब से घर से गए इसकी पत्नी से, इसने बताया कि मैंने ख़रीदा इसको, वहाँ जब मुझे ठेका मिला है, बड़ा ठेका मिला है प्लम्बिंग का, तो उससे जब एडवांस जो पैसा मिला है उससे मैंने चीज़ें खरीदी। हाईवे पर बीती रात 2 बजे बोरगांव बुजुर्ग में बागेश्वरी माता मंदिर के पास अवैध रूप से जा रहे गोवंश परिवहन करते हुए पिकअप वाहन को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। इस दौरान गोरक्षा प्रमुख विक्की चौहान, बजरंग दल अध्यक्ष नीरज कुशवाहा सहित कार्यकर्ता दीपक राजपूत चौहान सहित अनेक कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बोरगांव पुलिस घटनास्थल पहुंची। चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि हमने गोवंश परिवहन करते हुए पिकअप वाहन चालकों पर कार्रवाई कर मध्य प्रदेश गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 469 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 11 के तहत
मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पिकअप वाहन को जब्त किया है। खारगांव में लगे खेत में बने गोडाउन में हुई सोयाबीन की चोरी। खंडवा जिले के खालवा थाना अंतर्गत खार निवासी रामेश्वर मलगाया के खेत में बने गोडाउन में लगभग 125 क्विंटल सोयाबीन रखी हुई थी, जिसे अज्ञात चोरों के द्वारा मंगलवार रात्रि में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लगभग 50 क्विंटल के आसपास सोयाबीन चोरी कर ले गए। वहीं इस मामले की जानकारी खालवा थाना प्रभारी गणपत कर्नेल को लगते ही अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां पर थाना प्रभारी व थाना टीम के द्वारा मामले की जांच को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है। वहीं इस घटना में चोरी का माल ले जाने में कौन से वाहन उपयोग किए गए, इसकी भी जांच की जा रही है। पिछले दिन हुई आगजनी की घटना में पुलिस ने आज खुलासा किया, जिसमें सीएसपी पूनमचंद यादव ने कहा कि जो घटना रात्रि 12 बजे हुई थी उसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया था। साथ ही घटना से जुड़े तथ्यों को तलाश में आसपास के सीसीटीवी कैमरे की तलाश की गई, जिसमें एक व्यक्ति की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। क्षेत्र में लगभग रात्रि 12 बजे एक बाइक जलाने की घटना हुई थी, जिसमें तत्काल पुलिस की टीम और फायर फाइटर की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया था। उसमें जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उसके आधार पर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वजह क्या था? वजह ये है उसमें कि एक जो फरियादी है वो उसका आना जाना उस मोहल्ले में लगा रहता था। इस चीज़ को लेके वो बाहर का रहने वाला था और मोहल्ले में आता रहता था। इस चीज़ को लेके खंडवा के नवचंडी प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद जी महाराज के मुखारबिंद से श्री राम कथा का रसपान शहरवासियों को करवाया जा रहा है, जहां चौथे दिन श्री राम कथा में कृष्ण जन्म के अलौकिक प्रभा को श्रद्धालुओं के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे देखकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। कृष्ण भजनों पर थिरकने से खुद को नहीं रोक पाए। बता दें कि बड़ी तादाद में महिलाएं भी इस भक्ति माहौल में शामिल रही। पंदाना ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोंगरगांव में 20 वर्षीय युवती ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की, जिसकी सूचना बोरगांव पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी रमेश गवले घटनास्थल पहुंचे। बता दें कि दोपहर को डोंगरगांव में छनेरा रोड स्थित मकान में लगे पंखे पर रस्सी का फंदा बनाकर 20 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी रमेश गवले अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर प्रधान आरक्षक अवध नारायण मीणा ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि मृत्यु का कारण अज्ञात है। मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दो दिन पूर्व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के तहत भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना करते हुए उन्हें आलोक एक तपस्वी व्यक्ति बताया और कहा कि राम की खड़ाऊ हम यानी कांग्रेसी लेकर आ चुके हैं तो भगवान राम भी आ जाएंगे। इसी प्रकार की धार्मिक भावनाओं व मनस्य फैलाने के कृत्य के विरोध में आक्रोशित अधिवक्ताओं ने एडवोकेट देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में आज पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह से मुलाकात कर पुणे शिकायत की। चुनाव के तहत हम एसपी साहब के पास मिलने आए थे और एसपी साहब को इस बात का ज्ञापन देकर शिकायत दी है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में शिकायत दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर विषय है। हमारे भारत भूमि पर जन्मे ऐसे दिव्य महापुरुष जो भगवान राम ईश्वर की श्रेणी के तुल्य हैं, उनकी तुलना किसी सामान्य व्यक्ति जो आज से 52 वर्ष पूर्व जन्मा हो उससे की जाना अपने आप में घोर निंदनीय और अपमानजनक है। इससे करोड़ों हिंदू धर्म के जो भगवान राम के भक्त हैं उनकी भावनाओं को आहत पहुँचा है, ठेस पहुँची है और हमने इसी